ये भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए लोहार पार सुनार को तेली तमोरी बरई बारी मल्लाह केवट कुर्मी काची राजभर जाट को गुजर को अहिर को कुर्मी को काची को गलेरिया धनगर पाल को चमार पासी मुसहर को हिंदू तो बना लेती है। हर भर्तियों में जो हमारा निर्धारित जो आरक्षण का कोटा है उसका गला घोटा जाता है। ओबीसी एससी एसटी के लोग जो हिंदू बनने में गुमराह हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लंका में आग लगा। आप बताओ कि यादव का लड़का मेहनत करता है, 12 बजे 1 बजे रात तक मैं देखता हूँ, लाइट जब चली जाती है तो मोबाइल की लाइट जला करके पढ़ाई करता है। यादव से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। जो यादव से ईर्ष्या करेगा वह दफन हो जाएगा, वह पीछे हो जाएगा। यादव की नकल करके अपनी अकल खोलने की जरूरत है कि यादव हमारा दुश्मन नहीं, यादव हकमारी नहीं करता है बल्कि हकदारी की बात करता है। नमस्कार जोहार, अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ हैं पिछड़ों के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम जी, जिनसे हम जानेंगे कि अभी क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार रैलियां पे रैलियां करते जा रही है। तमाम पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं या पिछड़ी जातियां जो हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में करने के लिए तमाम जनसभाएं, तमाम रैलियां हो रही हैं। भाजपा भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, लगातार उनको चुनौती देते हुए तमाम ऐसे प्रत्याशी उतार रही है जिससे समस्त पिछड़ा तबका उसके पाले में आ जाए। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुजन सामाजिक चिंतक भी हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या स्थिति और परिस्थिति रहेगी, कैसी माहौल है, पिछड़ों का क्या माहौल है। देखिए, वर्तमान परिवेश में यह जो लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, यह लोकतंत्र का अंतिम चुनाव मान करके चलिए। अगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से अगर 2024 में सत्ता में पुनर्वापसी करती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो कठिन परिश्रम करके अपने 4 पुत्रों को बलिदान दे करके जो भारतीय संविधान की रक्षा किया, और उसी भारतीय संविधान की देन है कि आप अपने हाथ में जो है माइक लेकर के हम लोगों से प्रश्न पूछने का काम करते हैं। यह जो अधिकार मिला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के इशारे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, विश्व का सबसे अनोखा लोकतंत्र को खत्म करने का, और स्त्री शूद्रों अध्यताम की व्यवस्था वाली जो मनुस्मृति है, जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें हम शूद्र वर्ण के लोगों को 6743 जातियां हैं, उनको पशुओं से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसके तहत जो हम लोगों को अधिकार मिला कि आज हम लोग भी मानव कहने के श्रेणी में आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकेत दिया जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को, उसी दिन हम लोगों को आभास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का एजेंडा रहा है उस एजेंडा को लागू करने के तरफ अपना कदम बढ़ा दी है। क्योंकि जिनको माफी भी कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों से 6 बार लिखित में माफी मांगने का काम किया, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भेद बताने का काम किया, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम किया, उन्हें वीर सावरकर कहते हैं। लेकिन वह तो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले थे। और उन्हीं के जन्मदिन पर 28 मई 2023 को सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और बड़े खेत का विषय है, यह भारतीय जनता पार्टी एससी और एसटी के नाम पर ढोल नगाड़ा पीटने का काम करती है। जब रामनाथ कोविंद को वह देश का राष्ट्रपति बनाया तो उसमें कहा दलित के बेटे को हमने तो, कोरी के बेटे को हमने देश के सबसे उच्च स्थान पर बैठा दिया, द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी के रूप में प्रचारित करके हमारे एससी और एसटी के लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन वही सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था तो देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद को दलित होने के नाते शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। जब उद्घाटन का समय आया तो उस समय जो है कि ओम बिरला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जाते हैं और वहां पर जो है कि देश की प्रथम नागरिक और संसद की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है। और हमारे जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसको भी स्थापित करके वहां पर राजदंड का प्रतीक सिंबल को स्थापित कर दिया जाता है। तो लौटन राम जैसा बहुजनवादी जो है, अंबेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी को साफ संकेत लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुरु गोलवलकर की ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन में, उन्हीं नीतियों को लागू करने की तरफ आगे बढ़ने का काम कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को हिंदू 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 प्रसारित करती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कह दिया गया, लेकिन और कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार को बजरंग बली कहा गया,
साध्वी रीतम्भरा उमा भारती को जो है कि महान हिंदू नेत्री कहा गया, महानायिका कहा गया। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना 15 सदस्यीय, तब तो कोई ओबीसी नहीं दिखाई दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में कल्याण सिंह उस समय जिंदा थे, उन्हें नहीं बुलाया। विनय कटियार कोना में बैठ करके जो है रो रहे थे और माननीय परम पूज्य नेताजी को याद कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी जो है हम पिछड़े वर्ग के बड़े बहुत बड़े नेता थे। तो उमा भारती और साध्वी रीतम्भरा को नहीं बुलाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए लोहार पार सुनार को तेली तमोली बरई बारी मल्लाह केवट कुर्मी काची राजभर जाट को गुजर को अहिर को कुर्मी को काची को गलेरिया धनगर पाल को चमार पासी मुसहर को हिंदू तो बना लेती है। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत, संविधान के अनुच्छेद 15(4) 16(4)(a) के तहत शिक्षा और प्रतिनिधित्व का अधिकार देने की जब बात आती है तो यह अपना हाथ खींचने का काम करती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को बार बार नीच जाति का अपने को बताते हैं, पिछड़ी जाति का बताते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति का होकर के खुलेआम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो राज्य आरक्षण नियमावली हो, चाहे केंद्रीय आरक्षण नियमावली हो, उसका खुलेआम गला घोटा जा रहा है। हमारे ओबीसी के लिए केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, 27% आरक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय सेवाओं में एससी को जो है कि 15%, एसटी को 12.5% आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में एससी को 21% और एसटी को 2% है। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन आप देख लीजिए जितनी भर्ती हुई हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का भर्ती का मामला हो, चाहे बीडीओ का मामला हो, चाहे बीईओ की नौकरी का मामला हो, चाहे जो है कि एओ आरएओ का मामला हो, हर भर्तियों में जो हमारा निर्धारित जो आरक्षण का कोटा है उसका गला घोटा जाता है। तो ये 2024 का जो चुनाव है अपने आप में बड़ा अहम स्थान रखता है। और ओबीसी एससी एसटी के लोग जो हिंदू बनने में गुमराह हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर के उनके दिमाग की घंटी अब बजी है और वह परिवर्तन के लिए जो है कि आगे आए हैं। और निश्चित रूप से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग जो है एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लंका में आग लगाएंगे, डंका बजाएंगे, उनके तंबू का बंबू उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ओबीसी और ईबीसी जो है ये तो कहते रहते हैं कि यादव उनका हिस्सा खा रहा है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मेरा तो यही कहना रहता है कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। आप बताओ कि यादव का लड़का मेहनत करता है, 12 बजे 1 बजे रात तक मैं देखता हूँ, लाइट जब चली जाती है तो मोबाइल की लाइट जला करके पढ़ाई करता है। मैं देखा भी 6 वर्षों के बाद पुलिस भर्ती का 61,000 पद का आया था। मैं हमारे साथ दारा भी गया था। हम लोगों ने मैनपुरी में देखा, कन्नौज में देखा, आपके चाहे कानपुर नगर, कानपुर देहात में हो, चाहे औरैया और इटावा में, लोग सड़क के किनारे दौड़ते हुए, हमारे बच्चे चड्डी और बनियान में कड़ाके की ठंड में जब कुहरा छाया था, वो लड़के दौड़ते हुए दिखाई दिए। उत्सुकता बस मैंने जानने का प्रयास किया, उसमें एक भी लोधी का बेटा नहीं मिला, न साक्य का मिला, न निषाद का मिला, न कश्यप का मिला। तो यादव का लड़का मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करता है, तो यादव प्रतिनिधित्व तो हमसे अधिक पाता है। और यादव से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। जो यादव से ईर्ष्या करेगा वह दफन हो जाएगा, वह पीछे हो जाएगा। यादव और चमारों की नकल करने की जरूरत है, यादव की नकल करके अपनी अकल खोलने की जरूरत है। कंपटीशन करो भैया, केवल ईर्ष्या द्वेष करते करते अपने दिल में आग लगा करके बर्बाद हो जाओगे। अब लोगों का जो है, आप जैसे यूट्यूबर भाई है, जो सोशल मीडिया संचालित करने वाले लोग हैं, इनसे इनका बेहतर परिणाम गांव गिराव में जाने के बाद मिलता है कि लोग अब असलियत को जानने लगे हैं कि यादव हमारा दुश्मन नहीं, यादव हकमारी नहीं करता है बल्कि हकदारी की बात करता है। सभी भाइयों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अगुवाई करने का काम करता है। तो अब लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो यादव के खिलाफ में जो है गैर यादव जातियों के दिल दिमाग में जहर बोया था, वह जहर अब धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। और इस बार जो है निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा और इंडिया गठबंधन जो है तेजी के साथ अखिलेश यादव जी की साइकिल के साथ दौड़ लगाते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये हकीकत तो कुछ और दिखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो निषाद समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, कोयरी समुदाय है, गड़रिया समुदाय है, तमाम भाजपा के साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि ये इनका कहना ये है कि भाजपा उनको प्रतिनिधित्व और मान सम्मान दे रही है। देखो, सबसे बड़ा जो षड्यंत्र हुआ, मैं जानता हूं कि 86 में 56 यादव का जो झूठा प्रचार किया गया, 1952 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जब एसडीएम का 46
पद 86 पद ही कभी नहीं निकला, तो 86 में छप्पन यादव एसडीएम कहाँ हो गया? जब यह प्रोपगंडा किया गया, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 की भर्ती का अंतिम परिणाम जब 14 जुलाई 2013 को आया, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह दुष्प्रचार करके कि सारे गैर यादव लोहार पार मला का, केवट का, लोधी का, किसान का, राजभर का, चौहान का हक हिस्सा यादवों ने मार लिया। अखिलेश यादव ने जो है यादवों को बुला बुला करके नौकरी दिया, और गलती कहां हुई कि हम अपने लोगों को समझाने में विफल हो गए, और हमारा विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के थे, हमारे लोगों को यादव के विरुद्ध भड़का करके बहकाने में सफल हो गया, और वह असर अभी तक दिखाई दे रहा था। लेकिन जो हम लोग जनता के बीच में जाकर के और आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं, लोग यूट्यूब पर देखते हैं, तो लोगों को अब असलियत जो है कि सामने आ गई। जब कभी भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे परम पूज्य नेताजी रहे हो, कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम कभी हुआ ही नहीं। जब 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा हुआ, 30 में 5 यादव का बेटा केवल एसडीएम बना था। लेकिन झूठी कहे सो साची हो, साची कहे सो झूठी हो। जब बार बार एक ही झूठ को दोहराया जाता है तो वह सही साबित हो जाता है। और पूरे प्रसून वाजपेयी में जो है एनडीटीवी पर, आज तक पर जो है 1 घंटे का जो है दस्तक नाम से प्रोग्राम 86 में 56 यादव एसडीएम का प्रचारित करके ओबीसी के दिल दिमाग में जहर बोने का काम किया था। हमारा जो यादव समाज नायक था उसे खलनायक बनाने का काम किया। 2018 का परिणाम जब आया, तो अखिलेश यादव ने तो उसका खंडन भी नहीं किया, कोई बयान नहीं आया था इसको लेकर के, क्या जानकारी नहीं थी क्या उनको इसके बारे में? देखिए, हम कहीं कहीं हम लोग गलतफहमी के शिकार हो गए। हम लोग नहीं जाने कि इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा कि यादव जो हमारा नायक है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लाठी डंडा लेकर सामंतों का सामना करने का काम यादव समाज के लोग किए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि उस पर ध्यान नहीं दिए, जो हमारे पैरों में वह कुल्हाड़ी मारने का काम किया गया। लेकिन अब असलियत सबके सामने आ गई है, और निश्चित रूप से इसका सार्थक परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई देगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और समाजवादी पार्टी के ने एक नया नारा चलाया है, पीडीए का नारा, जिसमें कहा जा रहा है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को हक दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो क्या इसमें अगड़े समाज की भागीदारी नहीं रहेगी? आप देखो, पीडीए का पहले गलत परिभाषा आप लोग बदल दो। पिछड़ा ठीक है कि हमारा मूल वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानता, किसान, मजदूर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लांछित किया जाए कि केवल पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात की जा रही है। जो जातिवादी होता है वह समाजवाद की बात कर नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जातिवादी नहीं होता है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, और जो समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग, सामाजिक न्याय की, पिछड़ों की, दलित की, पीड़ित की, वंचित की, अकलियत की, मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, जलेश्वर मिश्रा हो, रमाशंकर कौशिक हो, ब्रजभूषण तिवारी हो, मोहन सिंह हो, कपिल देव सिंह जैसे लोग हो, और बीपी सिंह जी हो, अर्जुन सिंह जी हो, ऐसी विचारधारा के जो अगड़े भी हैं, उनको भी हम लोग गले लगा करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर। हम तो क्या पिछड़ों को भी पिछले बार से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। 8-9 जो है कि कुर्मियों को टिकट दिया गया है, 6 जो है कि कोयरी, काची, साक, भिड़ती, मुराव, माली सैनिक को दिया गया है, 5 निषाद को टिकट दिया गया है, 1 राजभर को भी दिया गया है। यादव तो हमसे भी कम टिकट पाया है, यादव को तो 4 ही टिकट दिया गया है, मुसलमान को 4 टिकट दिया गया, 2 जाट को दिया गया, 1 गुजर को दिया गया, 1 पाल को दिया गया, तो 1 लोधी को दिया गया। तो इस तरह से हम लोग जो सोशल इंजीनियरिंग पर जहाँ जो फिट हो रहा है उसको फिट करके हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। जहाँ ब्राह्मण को देने की आवश्यकता महसूस हुई, हमने सिद्धार्थनगर में दिया, हमने बागपत में देने का काम किया, ठाकुर को हमने चंदौली में दिया, एक जगह ऐसे करके 2 राजपूत बिरादरी के लोगों को भी दिया। और हमारे पार्टी के थे, कांग्रेस ने हमसे उम्मीदवार मांगा तो बुनियाद बिरादरी के उज्जवल रमन सिंह को जो है कि हम लोगों ने प्रयागराज से कांग्रेस के सिंबल पर उम्मीदवार बनाने का काम किया। तो हम लोग देखो भैया, हकमारी की बात नहीं, हम लोग हकदारी की बात करते हैं, संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। और संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता का एक ही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को समानुपातिक हिस्सेदारी हर स्तर पर, सरकारी सेवाओं में भी मिले, निजी क्षेत्रों में भी मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ने के लिए आगे बढ़ी तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी
हमारी आवाज से आवाज मिला करके वह भी जो है जनगणना की बात कर रहे हैं। 50% आरक्षण की सीलिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका में भी आरक्षण की वकालत करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2024 में आपको परिवर्तन आएगा और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक जो है एलायंस, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, देश विक्रेताओं का गिरोह है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले लुटेरों का गिरोह है। उस गिरोह को जो है कि हरा करके, धूल चटा करके जो है इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे। लुटेरा उनको कैसे कह रहे हैं? उन्हीं के आने के बाद भारत का डंका विदेशों में बजने लगा है, आप लुटेरा कह रहे हैं उनको? आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या कहा था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी और जो स्विस बैंक में काला धन जमा है उसको हम 50 दिन के अंदर लाएंगे। अगर नहीं ला पाए तो किसी तिराहे चौराहे पर निहुर जाएंगे, हमारे पिछवाड़े लात मार देना। तो भैया देखो, स्विस बैंक का तो काला धन आया नहीं, इन्होंने नोटबंदी के नाम पर सारे लोगों का खाता सील करने का काम किया और ये 15 लाख हर खातेदार को देने का वादा किया था। 15 लाख कहाँ गए जुमले? बाद में इन्होंने कहा कि ये तो जुमलेबाजी है। आप ये बता दो कि देश की आज़ादी के इतने लंबे अंतराल के बाद एक भी गांधी देश को छोड़कर नहीं भागा, लेकिन नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी और भी मोदी है। ये मोदी जो है कि देश के भारतीय बैंकों का पैसा लूट करके, खजाना लूट करके विदेशों में भागने का काम किए। और जब ये स्विस बैंक की बात करते थे, एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा इन्होंने लिया, यहाँ तक कि बीप कंपनियों से भी 250 करोड़ ले लिया। जो पाकिस्तान को ये दुश्मन कहते हैं, उसकी जो है कि पावर हब कंपनी से भी 550 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया। पुलवामा की घटना या छद्म राष्ट्रवाद की भावना को प्रचारित करके 2019 का चुनाव जीतने के लिए किया था। और निश्चित रूप से यह गलत काम करके हमारे 46 जो है सीआरपीएफ के जवानों को बेमौत घाट लगा करके इन्होंने सत्ता को हथियाया। अब सारी जनता है कि सब कुछ जानती है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर आए थे, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, लूट का धंधा हुआ है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा हुआ है। और जनता के दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्टाचारियों की एक टीम के रूप में उसकी छवि बनी है। अब भाजपा जो है, आप देख लो कि जो जिनसे यह दूरी बना के चल रहे थे, आज उन्हीं के दरवाजे पर जाके ये धूल चाटने का काम किए, नाक रगड़ने का काम किए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वह ओम प्रकाश राजभर हो। तो ये सारा खेल जनता समझ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद होने वाली है। प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे है और पिछड़ों की बात अगर की जाए तो पिछड़ों का सबसे बड़ा अस्त्र मंडल कमीशन को कहा जाता है। तो क्या लगता है इस बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश की, वो मंडल कमीशन को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? देखिए, हम लोग बार बार दोहराते जा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसमें यह अनुशंसा थी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि SC ST की जातिगत जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की होती है, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की होती है। तो ओबीसी की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी बिहार की सरकार ने जनगणना कराया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वही लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं जिनकी आबादी 2%, 2.5%, 3% है। वह जानते हैं कि जनगणना होगी तो अपने को तो 12%, 14% का दावा करते हैं, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। वही लोग जो है, जो मनुवादी ताकतें हैं, वही जनगणना का विरोध करती है। और मंडल कमीशन तो हम लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र ही नहीं है, वह सामाजिक न्याय का धरातल है। और मंडल के दौर को मैंने देखा है, जब राष्ट्रीय मोर्चा बना था और बीपी सिंह कांग्रेस को छोड़ करके आए थे, तो जिन लोगों ने यह नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब वो 1990 में सरकार बनी, 7 अगस्त 1990 को परम पूज्य शरद यादव जी, परम पूज्य ने धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रयास से जब मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण का निर्णय लिया गया, तो वही बेईमान जो कहते थे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, उन लोगों ने बीपी सिंह को गाली देते हुए कहा था कि राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। मैं तो बनारस में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मैं देखा गधा के ऊपर, सांड के ऊपर, गाय के ऊपर, सुअर के ऊपर, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, मंडल कमीशन मुर्दाबाद, रामविलास पासवान मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद की पन्नियां लिख करके जो है कि चिपकाने का काम किया। वह चीज का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। इसलिए लौटर राम निषाद जय मंडल जय भीम की बात करता है। और मंडल बात यही है कि पिछड़े वर्ग को इसी रास्ते पर चल करके जो है
संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। पहला काम हम लोगों का होगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो है जातिगत जनगणना कराएंगे और मंडल कमीशन के तहत 52.10% जो हमारी आबादी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यादव बिरादरी में पैदा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंडल कमीशन के अध्यक्ष है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने 27% आरक्षण की ही अनुशंसा किए थे। लेकिन जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के हाथ में कंट्रोलिंग पावर होगा, तो हम लोग पहला काम जो है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर हमारी आबादी 52% होगी, चाहे हमारी 56% आबादी होगी, चाहे 48% होगी, जो हम लोग हकमारी की नहीं, हम लोग हकदारी का काम करेंगे। जो हमारी जनसंख्या का अनुपात रहेगा, उसी अनुपात में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्रों में भी हम लोग आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये हमारे निषाद जी थे जिन्होंने आपके समक्ष तमाम विचारों को रखा कि बैकवर्ड की कैसे किस पार्टी में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, किस पार्टी में उन्हें उचित सम्मान मिलता है और तमाम चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने प्रकाश डाला, मंडल कमीशन की बात की। ऐसी वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।